हेलो दोस्तों मेरी इस वीडियो को देखकर कुछ लोगों को शायद गुस्सा आ जाए क्योंकि मैं बात करने वाला हूँ डेमोक्रेसी के ऊपर। जब से छोटा था, सिंस माय चाइल्डहुड सुनता आ रहा हूँ कि भाई डेमोक्रेसी इज दी बेस्ट। क्यों? क्योंकि वहाँ आप ये अपने एक वोट से सरकार गिरा सकते हैं और सरकार बना भी सकते हैं। पर अब मुझे ऐसा लगता है शायद मैंने गलत सुना और शायद मैं गलत समझ पाया उस चीज़ को। तो आइए अपनी इस वीडियो के माध्यम से हम समझते हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी की फेलियर रही या सक्सेसफुल रही। दोस्तों, इंडिया अपने आप में लार्जेस्ट डेमोक्रेटिक नेशन में से एक है और ऐसा कहते भी हैं कि भाई किसी भी गवर्नमेंट को बनाने के लिए डेमोक्रेसी इज द बेस्ट थिंग। इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी का मतलब है फॉर द पीपल बाय द पीपल। और डेमोक्रेसी के साथ साथ यहाँ आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ अलग अलग धर्म के, अलग अलग समुदाय के, अलग अलग संस्कृति के, अलग अलग भाषाओं के लोग रहते हैं और एक साथ रहते हैं। तो ये एक अपने में बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है एक डेमोक्रेसी के नेशन के लिए। और साथ साथ अभी 3 पॉइंट्स और गिनाऊंगा मैं आपको जो बहुत बड़े पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए, जिसमें कि सबसे बड़ा बात करूंगा मैं। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारी इकोनॉमी की हालत जो थी वो बहुत खस्ता हालत थी, ये सभी को पता है। पॉवर्टी एक चरम सीमा पे थी, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत था हमारे देश में, फूड इनसिक्योरिटी थी हमारे पास, जो कि उस टाइम की गवर्नमेंट के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था कि इसको कैसे ओवर रूल करे और कैसे ओवरलुक करे इस चीज़ के लिए ऊपर। तो इंडिया ने जब डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुली बैलेंस कर लिया या डेवलप कर लिया और उसके बाद जो वेलफेयर करा अपने लोगों का, तो आज देखने को मिलता है कि हम सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में शुमार हो चुके हैं दुनिया के अंदर। तीसरा जो पॉइंट है वो अपने में बहुत अच्छा पॉइंट है, जो मैं बोलता आ रहा हूँ कि भाई यहाँ सरकार एक वोट से गिर जाती है और एक वोट से बना देते हैं। तो हम सक्सेसफुली अपने इलेक्शन को कंडक्ट कराते आ रहे हैं सिंस आवर इंडिपेंडेंस। तो ये एक अपने में बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के लिए देखा जाए तो। और सबसे बड़ी बात जो एक्चुअल जो कहते हैं डेमोक्रेसी में जो कहा जाता है कि भाई यहाँ सरकार गिराना और बनाना वहाँ के लोगों पर निर्भर करता है, वहाँ के लोगों के ऊपर होता है। तो जैसा इंडिया के अंदर देखते हैं कि भाई यहाँ जो पावर है वो सिटीजन्स के पास ही है इंडिया के अंदर। तो ये सब पॉजिटिव साइन है डेमोक्रेसी के। तो आइए अब इसके फेलियर्स पे दोस्तों, जैसा कहते हैं कि भाई हम डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, और बट रियलिटी में बात करूं तो यहाँ जो पावर है वो बेसिकली पावर है पॉलिटिशियंस के पास, ब्यूरोक्रेसी के पास, रिच एंड पावरफुल पर्सन्स के पास। वहाँ क्या होता है, इसमें अपने हिसाब से मैनिपुलेट कर लेते हैं वो गवर्नमेंट को। और कई बार ऐसा देखने को मिला है कि भाई लोग धरने पे बैठ जाते हैं या धरना देते हैं उस गवर्नमेंट के जो नए रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, जो डिसीजन थोपे जाते हैं लोगों के ऊपर। तो एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि वहाँ ये सब देखने को मिलता है। और कहते हैं कि भाई डेमोक्रेसी के अंदर के इलेक्शन के थ्रू गवर्नमेंट चुनी जाती है और वहाँ सारी जो सुविधाएं हैं वो गवर्नमेंट के थ्रू दी जाती हैं। और कहते हैं कि भाई वहाँ चुनने का हक भी हम ही लोगों को है, मतलब सिटीजन्स को है। बट ऐसा देखने को मिला है कि भाई जो भारत के अंदर है या डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर है, वहाँ जो गवर्नमेंट होती है या गवर्नमेंट के कैंडिडेट होते हैं वो कास्ट के हिसाब से, फ्रीबीज पे, वेलफेयर के हिसाब से अपने अपने तरीके से मैनिपुलेट कर लेते हैं जनता को। तो उस हिसाब से ये अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी का। आपको एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि मानिए मेरे पास, मैं अगर फ्लाइट में ट्रैवल कर रहा हूँ और मुझे वहाँ अपना पायलट चुनने की आज़ादी दे दी गई, और जिसमें कि मेरे पास 2 पायलट दिए गए। पहला पायलट मुझसे बोलता है कि मैं आपको सेफली लैंड करा दूंगा, और दूसरा पायलट मुझसे बोलता है कि अगर आप मेरे साथ ट्रैवल करेंगे तो मैं आपको बिजनेस क्लास में लेके जाऊंगा। तो दिस इज शॉर्ट ऑफ फ्रीबीज कहना चाहिए। आपको इतने ऑप्शंस मिल जाते हैं कि आपको फिर ये नहीं पता पड़ता कि कौन सही है और कौन गलत है आपके लिए। तो ये एक अपने में बहुत बड़ा चैलेंज है, देखने को मिलता है डेमोक्रेसी के अंदर। सबसे बड़ा चैलेंज ये भी है कि भाई यहाँ क्राइम रेट और वायलेशन जो है अपने आप में फेलियर है डेमोक्रेसी के लिए। यहाँ कहा जाता है कि भाई जो रियल पनिशमेंट है, जो क्रिमिनल को पनिशमेंट मिलना चाहिए वो डिलेड होता है यहाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है डेमोक्रेसी के अंदर। और ये भी कहा जाता है कि भाई इन इंडिया रिचर आर गेटिंग रिचर्स एंड पुअर आर गेटिंग पुअरर। तो इट इज शॉर्ट ऑफ थिंग्स कि हाँ, मैं कहूँगा कि ये रियलिस्टिक इश्यूज हैं डेमोक्रेसी के वाकई में इन इंडिया के अंदर। दोस्तों, अगर मैं कंपैरिजन करूं डेमोक्रेसी का और एक कम्युनिस्ट नेशन के साथ अपने आप को, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं हमारी ग्रोथ रेट उस लेवल पे नहीं हुई जो होनी चाहिए थी। वाकई में हाँ, हमारे पास चैलेंजेस थे आज़ादी के बाद कि भाई हमारी पॉवर्टी बहुत ज़्यादा थी, हमारे पास अनएम्प्लॉयमेंट, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत सारे इशूज़ थे। बट अगर मैं कंपैरिजन करूँ चाइना से इंडिया का, तो अपने आप में वाकई में हाँ, हम चाइना से 50% कहीं भी इस लेवल पे अभी हाल फिलहाल नहीं खड़े होते। क्यों? क्योंकि चाइना इज़ द बिगेस्ट कम्युनिस्ट स्टेट है, जो कि वहाँ की सरकार 50% इकोनॉमी को कंट्रोल करती है। ऑल्दो चाइना और इंडिया आर दी वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज इन दी वर्ल्ड,
ठीक है, फिर भी चाइना और इंडिया का अगर एक्सपीरियंस, और हम वही सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में भी शुमार होते हैं, बट कहीं ना कहीं चाइना हम लोगों को बीट कर जाता है। बीट अगर आप बात करें इंडस्ट्रियलाइजेशन में, अगर आप बात करें अर्बनाइजेशन में, तो कहीं ना कहीं हम उसके आगे स्टैंड नहीं कर पाते। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है कि भाई उन्होंने पॉवर्टी को ध्यान में रखते हुए वहाँ की पॉवर्टी रिड्यूस करी है, जहाँ के हमारे 2.1 मिलियन पॉवर्टी रेट है और वहाँ उनका 1 पॉइंट समथिंग में आ गया है इतनी आज़ादी के बाद से। तो ये एक अपने आप में चैलेंज रहा इंडिया के लिए डेमोक्रेसी के आफ्टर, कहना चाहिए कि डेमोक्रेसी का कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप करने के बाद। तो ये एक अपने आप में चैलेंज है, देखते हैं अब इसके ऊपर हम कैसे काम कर पाएंगे, आगे वाली गवर्नमेंट कितनी कर पाएंगी या पिछली सरकारों ने क्या किया। ये तो अपने आप में एक बहुत बड़ा डिबेटेबल टॉपिक है, उस पर बात करना तो व्यर्थ होगा इस टाइम। बट हाँ, यही मैं कहना चाहूँगा कि हमारा पड़ोसी देश है, हाँ मैं पड़ोसी देश की बात, पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा, मैं चाइना की बात कर रहा हूँ। तो हाँ, उससे हमें सीख लेनी चाहिए कि भाई वो एक कम्युनिस्ट देश होने के बाद इतना डेवलप कर गया, और हम तो डेमोक्रेटिक कंट्री हैं जहाँ सबको आज़ादी है अपने अपने तरीके से बोलने की, काम करने की। तो ये एक अपने आप में सोचने वाली बात है। देखिए, पॉजिटिव साइंस भी देख लिए और नेगेटिव साइंस भी देख लिए, तो उससे देखिए कहीं ना कहीं मिक्स कंक्लूजन है मेरी तरफ से, और मिक्स कहूँगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू रहा इस चीज़ को देखने के लिए। देखिए, जब हमारी सरकार कोई भी डिसीजन लेती है और हमारे पास पूरी आज़ादी है उस डिसीजन को मानना ना मानने के लिए, हम हमारे लेबर लॉ पे या उसके ऑल्टरनेट एग्जिस्टिंग लॉ की बात करूँ तो वहाँ हमारे लोग जाके एग्रीगेशन करते हैं या धरना देते हैं। तो ये अपने में पॉजिटिव साइन है कि भाई हम अपनी सरकार के अगेंस्ट में खड़े हो सकते हैं। वहीं हमारे लिए अपने में फेलियर भी है क्योंकि भाई वहाँ जो स्टैंडर्ड और रेगुलेटरी जो रखे गए हैं जो गवर्नमेंट के लिए, गवर्नमेंट ने हमारे सिटीजन्स के लिए, तो वहाँ सिटीजन्स को वो चीज़ पसंद नहीं आ रही, उसके लिए वो एग्रीगेशन करते हैं या कहना चाहिए उसके लिए धरने पे बैठते हैं। तो ये अपने में एक तरह से क्वेश्चन भी है उस गवर्नमेंट के लिए कि क्या वाकई में वो उस हिसाब से डिलीवर कर पा रही है जिस पर्पज़ के लिए उस गवर्नमेंट को चुना गया था। तो हाँ, नियर फ्यूचर में ये जरूर सोचूंगा कि भाई हमारी डेमोक्रेसी बहुत एक तरह से ब्राइट होगी, और यहाँ हमारे लोग जो हैं, हम लोग एक तरह से समझ पाएंगे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को, हर एक व्यक्ति इस देश का। तो शायद आशा करता हूँ कि भाई हमारा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो। बट हाल फिलहाल जैसा देखने में मिलता है कि हम लोग आपस में ही बटे हुए हैं, तो उस चीज़ को सोचना पड़ेगा कि हम कब यूनाइट होकर अपने देश के बारे में सोच सकेंगे। दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को मेरी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक शेयर माय चैनल, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।